हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चा सब लोग? अगेन वेलकम टू इजी केमिस्ट्री। ओके, देखो हमने कल केस 4 पे छोड़ा था। ठीक है, चलो इससे पहले 1 मिनट में काम करता हूँ। कितने लोग जुड़ चुके हैं मैं देख लेता हूँ। ठीक है, चलिए मुझे लग रहा है कि शायद सब लोग जुड़ चुके हैं अभी। तो शुरू करते हैं धीरे धीरे वापस कल जहां से छोड़ा था वहीं पे शुरू करते हैं। देखिए हमने कल एक प्रॉब्लम आपको कल लास्ट में दिया था जिसमें हमने क्या किया था कि दो अलग अलग सॉल्यूशन लिए थे ग्लूकोज के ही, दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन वाले। एक लिया था मैंने 2 मोलर 500 ml ग्लूकोज सॉल्यूशन, दूसरा मैंने लिया था ग्लूकोज सॉल्यूशन ही मगर 4 मोलर 500 ml। ठीक है, ये हमने सॉल्यूशंस लिए थे कल। हमने क्या बताया था हमने बोला था कि इन सॉल्यूशंस को आपको क्या करना है, इस सॉल्यूशन को एक तीसरे वेसल में आपको डाल देना है, इन दोनों को मिक्स करना है, प्लस उसमें हमें 500 ml और वाटर भी ऐड कर। मतलब कि ये दो तरह का केस इसमें आ गया। केस एक, फर्स्ट केस कौन सा है, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन आ गया जिसमें से ग्लूकोज का मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन आ गया, और प्लस इसमें हमने ऐड कर दिया ऊपर से और पानी। मतलब ये डाइल्यूशन वाला भी हो गया, यानी डाइल्यूशन भी है और मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन भी है। इसको कैसे सॉल्व करें? कई लोगों ने मुझे कमेंट में पूछा था, मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछा था, कई लोगों ने मुझे आंसर्स भी दिए हैं, सही आंसर दिए हैं। अगर आपका आंसर है 2 मोलर तो आपका आंसर सही है। जितने लोगों ने सही आंसर भेजा था मैंने उसको अप्रिशिएट भी किया था। अब वापस से चेक करते हैं ऐसा कैसे हो रहा है, कैसे हुआ ये। तो देखिए बेटा, हमारे पास यहाँ पे मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन का जब मिक्सचर लेते हो तो मिक्सचर में क्या करते हो, मिक्सचर में M1 V1 प्लस M2 V2 करते हो, ये तो है ही है। और उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल वॉल्यूम से। टोटल वॉल्यूम यहाँ पे है 1000। तो अगर हम मिक्सचर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते तो हम क्या करते, बस यही रुक जाते। M1 V1 प्लस M2 V2 कर दिया हमने, और नीचे हमने 500 और 500 दोनों के टोटल वॉल्यूम जो है वो ऐड करके डाल दिया। मगर यहाँ पे साथ में डाइल्यूशन भी है। तीसरा कंडीशन आपको ये भी बोला गया है कि आप इसमें पानी भी ऐड करो। तो पानी ऐड किया यार, तो आपने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन यानी कोई ग्लूकोज वाला कॉन्सेंट्रेशन वाला कोई सॉल्यूशन तो डाला ही नहीं, आपने सिर्फ पानी डाला है, मतलब आपने डाइल्यूट किया है। तो पानी का जो वैल्यू उसको हम नीचे डाल देंगे वापस, क्योंकि उतना भी वो क्या हो जाएगा, कम कॉन्सेंट्रेशन वाला हो जाएगा। नाउ इसका 2 है मोलारिटी, ये 500 है, प्लस इसका मोलारिटी है 4 और इसका वॉल्यूम है 500 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1500 इज इक्वल टू, ये कितना होगा 1000, ये कितना होगा 2000, 2000 प्लस 1000 कितना हो गया 3000, 3000 बाय 1500। सो डेफिनेटली इट कम्स टू बी 2 मोलर। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उसका जो M3 है वो मुझे मिलेगा 2 मोलर। यहाँ पे मैंने सिर्फ डाइल्यूट ही नहीं, मैंने सिर्फ दोनों सॉल्यूशन को मिक्स ही नहीं किया, मैंने उसको डाइल्यूट भी कर दिया। ठीक है ना? तो ये था आपका केस नंबर 4, केस 4। नाउ केस 5, फिफ्थ केस कौन सा होगा? देखिए हमने कल जो भी आपको केसेस बताए थे उसमें हमने एक ऐसा भी केस लिया था जिसमें मैंने क्या किया था, मैंने
एक लिया था NaCl और एक लिया था KCl। तो उससे मुझे Na+ का कॉन्सेंट्रेशन मिला, KCl का कॉन्सेंट्रेशन मिला, यानी K का कॉन्सेंट्रेशन मिला और Cl- का कॉन्सेंट्रेशन मिला। तीनों का कॉन्सेंट्रेशन मुझे मिल जाता है। सेकंड केस में हमने ये भी किया था, मिक्सचर किया था और ये डाइल्यूशन के साथ। लास्ट वाला केस हम थोड़ा अलग बनाते हैं। लास्ट वाले केस में हम ऐसा करते हैं कि एक सॉल्यूशन लेते हैं, इस सॉल्यूशन में हम 0.1 मोलार और 200 ml सॉल्यूशन ले रहे हैं सोडियम नाइट्रेट का, NaNO3 का सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है, NaNO3 सॉल्यूशन ले रहा हूं। और अगर मैं यहां पे 0.1 मोलार 500 ml सॉल्यूशन ले रहा हूं, 0.1 मोलार 500 ml सॉल्यूशन ले रहा हूं और इसमें मैं ऐड कर रहा हूं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम ले रहे हैं यहाँ पे HCl। अब इसको क्या कर रहे हैं हम, इस तीसरे वेसल में दोनों को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि इन दोनों के साथ, यानी दोनों को मिक्स करने के बाद फाइनल सॉल्यूशन जो है उसका कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? तो नॉर्मल वे में आप तो ये सोचोगे सर ये मिक्सचर ऑफ रिएक्शन ही तो है, ये केमिकल रिएक्शन, ये आपका जो दो अलग अलग सॉल्यूशन है उसको मिक्स कर दिया और मुझे यहाँ पे एक फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा और इसका मैं कंसंट्रेशन फाइंड कर सकता हूँ M1V1 plus M2V2 डिवाइडेड बाय V1 plus V2 इज इक्वल टू M3। ठीक है ना, आपके दिमाग में ये चल रहा है ना, बहुत सही चल रहा है। मगर एक चीज और भी हमें देखनी होगी कि क्या हम इस सोडियम नाइट्रेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं तो उसके बीच में केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो जाता? अगर ये सोडियम नाइट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ केमिकल रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड और नाइट्रिक एसिड बना दे तो ये रिएक्शन के लिए हम कंसंट्रेशन इस तरह से फाइंड नहीं कर सकते, इसका कंसंट्रेशन मुझे इस तरह से नहीं मिल सकता, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास NaNO3 और HCl। पहली बात तो ये, सबसे पहली बात तो ये है, इसमें ना तो कोई आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो कॉमन है, यानी HCl नहीं है, ना तो यहाँ पे कोई एक भी आयन जो है वो कॉमन है, एक भी आयन कॉमन नहीं है और पूरा मॉलिक्यूल तो अलग ही है HCl और NaNO3। मतलब ये हो गया कि जब हम इस तरह का केस देखें जिसमें आपके पास दोनों सॉल्यूशंस जो हैं वो कुछ डिफरेंट कंपाउंड से बने हुए हो, तब आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए। आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि कहीं ये कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं कर रहा है। अगर वो केमिकल रिएक्शन करेगा तो हम उसके लिए कोई भी कंसंट्रेशन फाइंड नहीं करेंगे, ठीक है, या फिर जो कंसंट्रेशन गिवन है वही उसका क्या हो जाएगा, ओरिजिनल कंसंट्रेशन हो जाएगा। अगर मैं इससे पूछूं आपको Na+ का कंसंट्रेशन फाइंड करो, चलो, तो Na+ का कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा? उसका कंसंट्रेशन यही होगा 0.1 मोलार ही तो होगा, 0.1 मोलार ही होगा। क्यों? क्योंकि NaNO3 को अगर पानी में डालोगे और डिसोशिएट होगा वो, तो कितना मिलेगा आपको? वो 0.1 मोलार Na+ और 0.1 मोलार मिलेगा आपको NO3-। इसका कंसंट्रेशन यही रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी कंसंट्रेशन वही रहेगा, केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी वही रहेगा, चेंज ही नहीं होगा। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होके 100% मान रहे हैं। हाँ, इस केमिकल रिएक्शन को हम 100% मान रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 100% Na+, Cl- H+ और NO3- हो जाएगा। सो अल्टीमेटली जो भी चीजें यहाँ थी वो किस में कन्वर्ट हो रही है? उसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे कोई हमें वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है जब ये दोनों अलग अलग हो तब। अच्छा, एक केस ऐसा भी सोचते हैं कि मान लीजिए ये दोनों अलग अलग हैं और उस अलग अलग होने के साथ साथ ये दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ तरह से रिएक्ट तो करवा रहे हैं या एक दूसरे के साथ रिएक्ट तो हो रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक एसिड हो और एक बेस हो, अदरवाइज ये एसिड है और ये बेस है, एसिड बेस की तरह ही मान लो मैं रिएक्शन करवा, तब कंसंट्रेशन क्या हो? तो उसका कंसंट्रेशन फाइंड करने का एक और तरीका है। तो उसका तरीका क्या है? चलो यही मैं दिखा देता हूं।
मान लीजिए कि मैं यहाँ पे रिएक्ट कर रहा हूँ, इस NaNO3 को आप NaOH की तरह ही मानो कि ये बेस है और ये एसिड है। अब उसके लिए क्या करोगे? तो उसके लिए हमारे पास रिएक्शन है या फिर एक फॉर्मूला है N1V1 माइनस N2V2, इसको डालेंगे हम मोड में, डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, ठीक है, इसी को मोड में डाल रहा हूं, इज इक्वल टू N3, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N3 हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है, यानी एक दूसरे के कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर रहा है? काट रहा है। एक का कॉन्सेंट्रेशन, इस एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन दूसरे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को काट रहा है या फिर इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो जब इस तरह की कंडीशन होगी तो हम बीच में प्लस साइन नहीं डालेंगे, बीच में माइनस साइन डाल देंगे। माइनस साइन डाल के भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और बात यार, यहाँ पे तो हमने आपको मोलारिटी गिवन है बेटा, हमने तो मोलारिटी गिवन है और यहाँ तो नॉर्मलिटी दिख रही है, तो क्या करोगे? तो आपको पता है ना, एक रिलेशन मैंने बताया था कि मोलारिटी इनटू n फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मलिटी, मोलारिटी इनटू n फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मलिटी। सो इंस्टेड ऑफ दिस नॉर्मलिटी आई कैन पुट मोलारिटी इनटू n फैक्टर, मोलारिटी इनटू n फैक्टर। तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। यहां पे लिख सकता हूं मैं मोलारिटी 1 इंटू n फैक्टर 1 इंटू वॉल्यूम 1 माइनस, ये पूरा हमारा एक ये वाला पार्ट हो गया, माइनस मोलारिटी 2 इंटू n फैक्टर 2 इंटू वॉल्यूम 2, इसको मोड में डाल दिया। अब मोड में इसलिए डाल रहा हूं मैं क्योंकि अगर कंसंट्रेशन का डिफरेंस जो है वो हमें नेगेटिव में मिल रहा है तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो पॉजिटिव ही होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं इस 200 ml को 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 50। तो ये 20 माइनस 50 हुआ ना, माइनस 30 हो जाएगा ना। मगर हमें कभी वो वैल्यू माइनस में नहीं लेनी है, हमेशा वो प्लस में होनी चाहिए, इसलिए मैं इसको मोड में लिख रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू N3, फाइन। अदरवाइज इस N3 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ M3 NF3, ऐसा भी लिख सकते हो। इसकी जगह पे लिख दो M3 इंटू NF3, यहाँ पे V1 प्लस V2 एज इट इज। चलो फटाक से वैल्यू डाल देते हैं। मोलारिटी का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0.1 इंटू, अच्छा इसका एन फैक्टर क्या होगा? NaNO3 का सिखाया ना मैंने, एन फैक्टर, सोल्ट का एन फैक्टर कैसे निकालोगे? ये सोल्ट है ना बेटा, NaNO3, Na+1 कैटायन का +1 है तो 1 इंटू वॉल्यूम कितना है यहाँ पे? 200 माइनस यहाँ पे क्या है? 0.1 मोलर है। HCl का एन फैक्टर भी 1 ही होता है और ये 500, ठीक है। चलो इसको डिवाइड करो कितने से? 700, 200 प्लस 500, 700 हो गया। यहाँ पे M3 या फिर N3 जो फाइनल सॉल्यूशन आपको मिल रहा है वो M3 इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर तो वही रहेगा, इसका भी 1 ही है। जो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है? NaCl है ना, तो NaCl का भी एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा इन दोनों के साथ रिएक्शन होने के बाद, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 30/700 M3, so 3/70, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इज इट ओके? जब इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके लिए हमारे पास एक मॉडिफाइड फॉर्म है। इस मॉडिफाइड फॉर्म में हम दोनों के कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस लेंगे, पॉजिटिव में हमेशा डिफरेंस वैसे भी पॉजिटिव ही होता है, तो डिफरेंस लेंगे और उसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तभी हमें फाइनल जो बनने वाला सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मिल सकता है। और ये मान के यहाँ पे चला गया है कि रिएक्शन 100% हो रही है, ऐसा मान के यहाँ पे हमने ये कंसिडर किया है, ठीक है। इज इट फाइन? समझे सबको कैसे करेंगे? तो अगर आपके पास दोनों एसिड, यानी दोनों जो मिक्सचर है वो दोनों एसिड है, तो आगे हमने जो बताया था उस तरह से M1V1 + M2V2,
दोनों बेस है तब भी M1V1 प्लस M2V2 ऐसा ही कर सकते हो, है ना। अगर दोनों आपके पास जो है वो अलग अलग कंपाउंड है, NaCl KCl जैसा, मगर उससे कोई एक आयन जो है वो कॉमन है, कोई भी एक आयन अगर कॉमन है, कैटायन या आयन, तो हम वापस वही करेंगे, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1V2, वही रहेगा। अच्छा, अगर मिक्सचर भी है और डाइल्यूट भी कर रहे हो, यहाँ पे हमने जो फोर्थ केस लिखा था ना उस तरह से, तो फोर्थ केस हो जाएगा। फिफ्थ केस में क्या होगा, दोनों अलग है और केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे कि NaOH और HCl, या फिर ये NaNO3 और HCl। तो इस कंडीशन में भी क्या करोगे बेटा, इस कंडीशन में भी मॉडिफाइड फॉर्म यूज करेंगे, जिसमें डिफरेंस लेंगे कॉन्सेंट्रेशन का और टोटल उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। इज इट ओके? ये क्लियर हो गया सबको? जल्दी फटाफट से डन लिख दो, और एक बार ये वापस से एक मिनट दे रहा हूं, चेक करो इसको, जिसका हो गया वो डन लिखते जाओ फटाफट। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, now let's do some questions on the basis of this concentration terms. Mainly ये जो मिक्सचर वाला मैंने बताया, कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन वाला, इसके बेस में जो क्वेश्चंस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, चलो क्वेश्चन लिखो। टू 200 ml of 0.2 molar NaCl and 300 ml of 0.3 molar NaNO3 are mixed. Calculate concentration of Na plus, Cl minus and NO3 minus. चलो जल्दी फटाफट इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। आपको आंसर फ्रैक्शन यानी कोई पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको रेशियो में भी रख सकते हो, फ्रैक्शन वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, रेशियो में भी आंसर दे सकते हो। चलो फटाफट एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं।
डन। चलिए इसको देखते हैं। 200 ml 0.2 molar NaCl and 300 ml 0.3 molar NaNO3 are mixed. Calculate the concentration of Na plus Cl minus and Na3 minus. तीनों का concentration चाहिए। चलो पहले शुरू करते हैं हम Na plus का concentration चेक करते हैं। क्या इन दोनों में Na plus है? यस, इन दोनों में सोडियम आयन है। अगर दोनों में सोडियम आयन है तो हम इसको मिक्स कर सकते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं M1V1 plus M2V2 is equal to M3V1 plus V2। ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। What is M1? That is 0.2. What is the volume of NaCl? That is 200 plus 0.3 into 300 we divided by 500 is equal to M3। ठीक है, इतना क्लियर है? ये कितना हो जाएगा? 40। ये कितना हो जाएगा? 90 डिवाइड बाय 500। ये क्या हो गया? 130 by 500। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 13 by 50 हम कर सकते हैं। फाइन, हो गया सबका आंसर? 13 by 50, 13 by 50, करेक्ट 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 करेक्ट। चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, फाइन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आपको चारों के कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने हैं। अच्छा 1 सेकंड, यहाँ पे Na प्लस का फाइंड किया ना, अब Cl माइनस का फाइंड करते हैं। Cl माइनस का फाइंड करने के लिए क्या करोगे? आपके पास इन दोनों में Cl माइनस तो कहाँ पे है? सिर्फ एक ही जगह पे है, और NO3 भी एक ही जगह पे है। इसका मतलब हम इसको मिक्स करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो मैं इस क्लोरीन वाले का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर रहा हूं, तो क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.2। उसको डिवाइड कितने से करेंगे? 500 से कर देंगे, और बस ठीक है। क्यों? क्योंकि अब इसको जब मिक्स करोगे तो यहाँ तो क्लोरीन है ही नहीं, यानी उस मामले में ये M2 क्या हो जाएगा? इसके मामले में M2 क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? 0। सो अल्टीमेटली अगर मैं Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर रहा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? ये 200 into 0.2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 500, यानी ये तो हो गया 40 by 500 हो जाएगा ये, यानी 4 by 50 कर सकते हो। अदरवाइज क्या कर सकते हो इसको? 1 by 12.5, 2 by 35। ठीक है, सो Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 40 by 500 इस तरह से मुझे मिलेगा। और सेम वे अगर मैं NO3 के लिए फाइंड करूंगा तो सिर्फ NO3 ही काम में आएगा। उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.3 है तो वही रहेगा। तो यहाँ पे 0.3 into 300 मतलब हो जाएगा 90 by क्या हो जाएगा? 500, यानी 9 by हो जाएगा 50। तो इसका आंसर आएगा 9 by 50। सो अब आपको मुझे लग रहा है कि पता चल गया होगा कि जब हम कॉन्सेंट्रेशन किसी मिक्सचर का फाइंड करते हैं तो उसमें कोई भी एक आयन तो कॉमन होना ही चाहिए। तो यहाँ पे थंब रूल है। थंब रूल ये है कि या तो वो मिक्सचर वाले दोनों कंपोनेंट जो है वो सेम होने चाहिए, या फिर उन दोनों कंपोनेंट्स में से कोई एक आयन जो है वो कॉमन होना आवश्यक है, अति आवश्यक है। वरना आपको कॉन्सेंट्रेशन किसका मिलेगा? इंडिविजुअल का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। हाँ, टोटल वॉल्यूम आपका जो है वो दोनों को मिला के ही मिलेगा। वो कभी गलती मत करना, कभी इस 0.2 को 200 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर आपका 40 नहीं आ जाना चाहिए, क्योंकि बेटा हम इन दोनों को मिक्स तो कर ही रहे हैं ना। मिक्स कर रहे हो तो ये 300 प्लस 200 मिक्स तो हो ही रहे हैं, वो तो आपको करना ही है। इज इट ओके?
इज इट फाइन? तो अब इसी चीज को इस वाले क्वेश्चन के लिए लगा सकते हो क्या? पहले मुझे इसमें चेक करो, पहले मुझे इसमें बताओ या फिर आप चेक करो कि इसमें ऐसा कौन सा आयन है जो इन सब में कॉमन है। हमारे पास है NaC, हमारे पास है HCl, चलो यहाँ पे लिखा दो मैं, HCl है मेरे पास, यहाँ पे है MgCl2, मतलब इसमें हमारे पास क्लोरीन जो है वो कॉमन है, यहाँ पे भी AlCl3, मतलब यहाँ पे क्लोरीन हमारे पास कॉमन है। तो 3 आयन कॉमन है मेरे पास, यानी एक क्लोरीन आयन मेरे पास कॉमन है और बाकी जो है वो 3 आयन मेरे पास डिफरेंट है, H+, Mg+2 एंड Al+3। ठीक है, तो जब आप HCl का कंसंट्रेशन में H का कंसंट्रेशन फाइंड करो, पूछा आपको? नहीं पूछा, चलो भगाओ इसको। अब मेरे पास है यहाँ पे, वन सेकंड, भावना में बह गया था, यहाँ पे HCl नहीं NaCl है, NaCl में Na के कंसंट्रेशन पूछा। तो NaCl जो है उसमें Na+ का कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए क्या करना है मुझे? 200 into 2 मोलर डिवाइडेड बाय 200 plus 300 plus 500, मतलब 1000। तो इस 400 को मुझे 1000 से डिवाइड करना है, 0.4 आ गया डायरेक्ट आंसर। गेटिंग अ पॉइंट? ये हम जो कर रहे हैं, ये जो हम टोटल वॉल्यूम है वो ऐड कर रहे हैं, तो ये 1000 हो गया। ये आप क्या हो गया? 400 200 into 2, उसको डिवाइड किया मैंने 1000 से। आर गेटिंग अ पॉइंट? समझ आ रहा है ना? आपको ये क्वेश्चन का आंसर मुझे भेजना है, आप टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे इसका आंसर भेज सकते हो, मगर एक चीज याद रखो यार, आप लोग अभी आंसर टेलीग्राम पे भेजना मत शुरू करना। हाँ, लेक्चर्स खत्म हो जाए, आपका टाइम खत्म हो जाए, बाद में आप आंसर पोस्ट करो, क्योंकि अभी मैं देख नहीं पाऊंगा। ठीक है, और फायदा भी नहीं, केओस हो जाएगा। ओके, चलिए, तो इसका आंसर आपको हमें भेजना है। किस तरह से आप इसका आंसर लाते हुए देखता हूँ, और जो बच्चा इसका आंसर मुझे 2 बजे तक आपको भेज देना है इसका आंसर, 1 से 2 के बीच में आपको इसका आंसर भेजना है। 1 से 2 के बीच में जो बच्चा मुझे आंसर भेज रहा है, मैं 1 बजे देखूंगा, 1 से 2 के बीच में उसका नाम हम परफेक्ट, जिससे चारों का आंसर सही दिया है, पूरे लेक्चर में यहाँ पे बोर्ड पे लगा के रखें, यहाँ पे उसका नाम लिखा जाएगा पूरे लेक्चर में। ऐसा करते हैं है ना, क्योंकि हम लाइव इंटरेक्शन तो नहीं कर पा रहे यार। अगर लाइव इंटरेक्शन, यानी लाइव तो है मगर ऐसे फिजिकली इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, वरना तो हम क्लैपिंग करवाते हैं, है ना, जो जिससे आंसर सही दिया होता। ठीक है, मगर फील तो ऐसा ही करना है यार कि हम लोग सामने सामने बैठे हुए, भले मेरे सामने एक निर्जीव सा कैमरा खड़ा है ना, फिर भी हम जुड़े हुए तो हैं। ठीक है, फाइन। इसका आंसर मुझे फटाक से बताओ, 1 से 2 बजे के बीच में आपको बताना। ओके फाइन, इसको बता देता हूं, और 2-3 क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं आपको सेम इसी तरह से। ये जो क्वेश्चन है, ये परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के बेस पे क्वेश्चंस दे रहा हूं। हाँ, हाउ मेनी, क्वेश्चन है हाउ मेनी mls of ethanol should be added in 250 ml of water to obtain 80% volume by volume of solvent। इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट,
an aqueous solution contains 30% weight by volume. ये W by V दिखेगा ना यहाँ पे, W by, ठीक है, W by V, weight by volume. यूरिया density of solution is 1.2 gram per ml. So calculate mass of solute and solvent. Okay. Now, how many mLs of ethanol should be added in 250 ml of H2O to obtain 80% volume by volume of solvent? देखो यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा पूछा है, आपको बोला है कि 80% सॉल्वेंट मिले, इस तरह का आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल फाइंड करना। अब पहले तो इसमें ये डिसाइड कर लो कि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन है। ये इथेनॉल आपका जो है वो आपका सॉल्यूट है और वाटर जो है वो है आपका सॉल्वेंट। ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है ना, ये आपको पता होना चाहिए। या फिर आप अंदाज लगा सकते हो कि हमें 80% सॉल्वेंट चाहिए, मतलब हमारे पास जो वाटर है वो 80% होना चाहिए और सॉल्यूट हमारा जो है वो इथेनॉल। आपको पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी mLs ऑफ इथेनॉल शुड बी एडेड, यानी जो चीज ऐड कर रहे हो क्या है, सॉल्यूट है, और पानी जो है वो क्या है, सॉल्वेंट है ना। तो 80% सॉल्वेंट चाहिए मुझे, 80% सॉल्वेंट चाहिए। अगर ये मुझे 80% सॉल्वेंट चाहिए तो आपका सॉल्यूट कितना होना चाहिए, सॉल्यूट का परसेंटेज कितना होना चाहिए, 20। तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए 20%। सिंपल सी बात है, 100% है, 100 में से 80% सॉल्वेंट है तो आपका 20% क्या बचेगा, सॉल्यूट 20% बचेगा। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये है ना फॉर्मूला, गेटिंग अ पॉइंट, ये फॉर्मूला है मेरे पास। तो अब इसमें ये परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या है, हमने आपको एक बार ये बता दिया था, या फिर वापस मैं बताता हूँ आपको, मैंने ब्रैकेट में बताया था, किसी को नहीं बताना है आपको, किसी को मत बताना। जो परसेंटेज होता है ना, ये परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वो सॉल्यूट का ही होता है। जो भी आपको गिवन होता है वो सॉल्यूट का होता है। गेटिंग अ पॉइंट, ये सॉल्यूट की ही कहानी है, राइट। तो अभी हमने क्या बताया आपको, 20% सॉल्यूट के लिए कैलकुलेट करना है, तो कुछ मत करो, ये परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो आपको पता है, ये हो जाएगा 20, राइट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वो नहीं पता है, वो तो फाइंड करना है ना, वही तो फाइंड करना है। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर ही रखो, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पता नहीं है,
टोटल सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना है? ये रहा, दिया है हमें 250। सॉल्व करो इसको, इसको फेंको सामने, सामने फेंको इसको, तो ये क्या हो जाएगा 20V प्लस ये कितना हो गया 20 इंटू 250, 250 इंटू 2 कितना हो जाएगा 500, 500 इंटू 10 यानी 5000, 5000 इज इक्वल टू V। तो ये क्या हो गया, इसको सामने फेंकोगे या फिर इसको यहाँ पे लाओगे तो माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको सामने फेंको, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 5000 इज इक्वल टू ये हो जाएगा V माइनस 20V। तो वॉल्यूम कितना मिल जाएगा मुझे 5000 बाई 90, ये वॉल्यूम मुझे मिलेगा 5000 बाई 90, ठीक है ना। हमने किया क्या है, सॉल्वेंट का अमाउंट हमने ये की रखा है, तो हमें ये मिल रहा है फाइनल कितना इथेनॉल हमें डालना पड़ेगा, उसका वैल्यू मिल रहा है, उसका फ्रैक्शन मुझे मिल रहा है, इस तरह से उसका फ्रैक्शन निकाल सकते। अगर मैं यहाँ पे सॉल्वेंट की जगह पे सॉल्यूट कर देता, सॉल्वेंट की जगह पे सॉल्यूट कर देता, तब तो डायरेक्टली यहीं पे 80 आंसर आ जाएगा। इज इट ओके? अब हमारे पास 1 सेकंड, 100 तो भूल ही गए, तो आपका ये है 100V माइनस हो जाएगा 20V, क्या कर रहे हो सर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 80V, सो V becomes 5000 by 80, 500 by 8, whatever, और आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। ये 100 है हमारे पास, तो 100V माइनस 20V, तो ये जाएगा 80V, फाइन। सो वॉल्यूम इज 500 by 8, फाइन। तो ये सॉल्वेंट के लिए था, इस तरह से यहाँ पे सॉल्यूट के भी दिया जा सकता है। इज इट ओके? चलो नेक्स्ट, in aqueous solution containing 30% weight by volume of urea, density of a solution is 1.2 gram per ml, calculate the mass of solute and solvent। आपको solute और solvent का mass find करना है, तो सिंपल है। अब पहले तो solution का density है, तो solution के लिए आप पहले solution का mass find कर लो, तो यहाँ पे हम mass of सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा 1.2 into 100, क्यों? क्योंकि हमें परसेंट बोला है ना, परसेंट बोला तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेट को, मॉलिक्यूलर वेट को उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको मिलेगा 120 ग्राम। ये क्या हो गया वेट ऑफ सॉल्यूशन। नाउ मास ऑफ सोल्यूट कितना है, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट मैंने क्या बताया अभी कि 30% वेट बाय वॉल्यूम है, तो वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, ये वेट आपको सोल्यूट का ही गिवन है, सो मास ऑफ सोल्यूट जो है वो है 30 ग्राम। सो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का वेट हटा दो 90 ग्राम, 90 ग्राम ऑफ क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का वेट हो जाएगा। इज इट ओके? इन दोनों क्वेश्चन बराबर से समझा। अगेन फटाफट से अगर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बता देता हूं मैं। हाउ मेनी वॉल्यूम और हाउ मेनी ml ऑफ इथेनॉल शुड बी एडेड इनटू द सॉल्यूशन to get what should be added into 50 ml of water to obtain 80% weight by volume by volume of solvent। तो solvent 80% है, तो डेफिनेटली सॉल्यूट कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो ये जो हमारा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में हम यहाँ पे 20 ऐड कर देंगे, ये 20 हो गया। ये वॉल्यूम हमें पता नहीं है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है 250, सॉल्वेंट का मिल गया हमें, इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा 50/8, ठीक है। नाउ एक्वेस सॉल्यूशन कंटेन 30%,
वेट बाय वॉल्यूम। बराबर से ये जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ ना, ये ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो हर एक अलग अलग टाइप को कवर कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर। ओके, नेक्स्ट। दिस इज गुड वन। क्वेश्चन है 30 ग्राम यूरिया, 30 ग्राम यूरिया है is dissolved in 30 gram urea is dissolved in water to get 2 liter of solution, 2 liters of solution. So calculate, पहली चीज आपको कैलकुलेट करनी है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, दूसरा हमें कैलकुलेट करना है मोलारिटी, बस 2 चीजें। और यहाँ पे मैं आपको यूरिया जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट बोल देता हूँ क्या है। यूरिया क्या होता है बेटा? यूरिया होता है NH2CO NH2, ये होता है NH2CO NH2, है ना, NH2CO NH2 होता है यूरिया, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 60। आपको फाइंड करना है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड मोलारिटी। जल्दी चलो, 2 मिनट के टाइम दे रहा हूँ, फटाफट इसको सॉल्व करो। वेरी नाइस। चलो, हिमांशु का आंसर आ गया है। नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, कनक चलो, फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है बेटा? 30 ग्राम ऑफ यूरिया हैज बीन डिसॉल्व्ड, सो 30 into 100 डिवाइडेड बाय वाटर कितना है? 2 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। आपको 2 लीटर सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे 2000 ग्राम। 2 लीटर सॉल्यूशन चाहिए ना, मैं नीचे ले रहा हूं मैं 2000, राइट? इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? 3000 अपॉन 2000 यानी 3/2, 3000 अपॉन 2000 मतलब 3/2। शायद यहाँ पे किसी को ये क्वेश्चन हो सकता है, और मेरे ख्याल से होना भी चाहिए। क्यों नहीं हुआ? क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर आपने यहाँ पे फॉर्मूला में जैसा लिखवाया है कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है ना, यहाँ पे ये पानी ही तो है सिर्फ। आपने पानी का क्यों लिया? 2000 ml क्यों ले लिया आपने? यहाँ पे हमें सॉल्यूट का भी तो वॉल्यूम ऐड करना चाहिए, मगर यहाँ पे सॉल्यूट जो है ना वो सॉलिड है। यहाँ पे सॉल्यूट सॉलिड है, तो सॉलिड को जब आप किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करोगे ना तो उसका वॉल्यूम डेफिनेटली बढ़ेगा, मगर इतना ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा कि जो इसको बहुत ज्यादा
चेंज कर दे, राइट? तो ये 2000 की जगह पे कितना हो जाएगा? 2000 .2 .1 .5 .10 इतना हो गया, 0.20 whatever, 2001। चलो मान लेते हैं कि 1 ml जितना वॉल्यूम बढ़ गया, आप 30 ग्राम यूरिया डाल रहे हो तो 1 ml जितना वॉल्यूम बढ़ गया, तब भी ये कितना हो जाएगा? इसको डिवाइड करेंगे 2001 से। मगर हम कभी भी, मैंने पहले भी आपको बताया था कि कभी भी सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट के वॉल्यूम को मिक्स ही नहीं कर सकते। हमने जब आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बताया तभी मैं ये बोला था, तब मैंने आपको बताया था, अगर याद नहीं है तो वापस आ जाओ उस वीडियो को देखो। मैंने बोला था कि वेट बाय वॉल्यूम के टाइम पे नीचे जो है डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट नहीं होता, अब सिर्फ सॉल्यूशन का ही टोटल वॉल्यूम हो जाता है, और टोटल वॉल्यूम जो है वो सॉल्वेंट के वॉल्यूम जितना ही ले लिया जाता है या फिर लिया जाता है, कि इतना बड़ा कोई एरर नहीं आता इससे, है ना? तो इसलिए हम ये 3000 by 2000 ही करेंगे। देखो मैंने अभी आपको बताया ये क्वेश्चंस ऐसे ही ले रहा हूं मैं कि जो आपके सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर करता जाए, है ना? दूसरी चीज तो यहाँ पे मैंने वापस से ये जो है कंसेप्ट आपको बता दिया, यहाँ पे स्टार करके लिख दो, यहाँ पे 2000 के ऊपर स्टार कर दो और नीचे स्टार करके आपकी कॉपी में नीचे लिख लो कंडीशंस अप्लाई। कंडीशंस अप्लाई क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट would be considered as a volume of solution। वॉल्यूम फिर से बोल रहा हूँ, कंडीशंस अप्लाई क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट is considered as a volume of solution because solid solvent, solid solute is going to be dissolved completely. It's going to be dissolved completely, right? और वॉल्यूम में कोई ज्यादा चेंज नहीं आने वाला। Is it okay? चलिए मोलारिटी फाइंड कर लेते हैं। सेकंड स्टेप जो है वो है मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हर बार लिखते जाओ यार तो याद रह जाएगा। वेट ऑफ सॉल्यूट into 1000 over molecular weight of solute into volume of solution। क्या हो गया? What is the weight of solute? That is 30 into 1000 over what is the molecular weight बेटा? That is 60। NH2C और NH2 है ना यूरिया, उसका molecular weight 60 है। Volume of solution जो है वो 2000 है। कुछ नहीं करना है बाबा, ये उड़ाओ 1/2, ये उड़ाओ 1/2, 1/4, 1/4 म्हणजे 25.25। Is it okay? ये क्लियर है? मोलरिटी वाला पोर्शन इसमें मैंने सिर्फ रिवीजन के तौर पे डाल दिया है और कोई इसका मेरा एम नहीं था, हमें मेनली तो इसको चेक करना था। ओके चलो अब जल्दी से हम चलिए काम करता हूं मैं। आपको ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो टेलीग्राम पे मैं लिख के पोस्ट कर देता हूं, और मुझे आज एक नया टॉपिक सिखाना था तो वो टॉपिक पे चलते हैं, है ना? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब आपका कोर सॉल्यूशन चैप्टर शुरू हो रहा है। अब तक तो हमने रिवीजन जैसा किया था, थोड़े कंसेप्ट्स हमने बताए, यहाँ पे थोड़े नए क्योंकि थोड़े बड़े हो गए ना। 11th में हमने आपको ये नहीं बताया था, ठीक है? ओके चलिए, तो पहला जो टॉपिक है या फिर हमारा जो कोर सॉल्यूशन चैप्टर का टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर। यह है वेपर प्रेशर, ठीक है? मगर वेपर प्रेशर को समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इवोपरेशन क्या है।
व्हाट इज इवेपोरेशन? मैं यहां पे एक सॉल्यूशन ले रहा हूं, ये वाटर है, लेट्स से ये वाटर है। यहां पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है सॉल्वेंट ए का एक मॉलिक्यूल जो है वो यहां पे हो सकता है, और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो यहां पे हो सकता है। ये सारे ए हमारा एक प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है ना। प्योर ए लिया हुआ है मैंने, राइट। ये जो आपका अंदर की ओर जो ए का पार्टिकल है उसको बोला जाता है बल्क पार्टिकल, ठीक है। और ये जो है ये सरफेस पार्टिकल है, ठीक है। ये बल्क पार्टिकल जो होता है, ये बल्क पार्टिकल जो है वो सारे और सब दूर से ऊपर नीचे लेफ्ट राइट फ्रंट बैक सब दूर से वो खींचा जाता है, वो पुल होता है ना। क्यों? क्योंकि ये अंदर की ओर है और उसके आसपास भी और वाटर मॉलिक्यूल्स है या फिर प्योर ए के मॉलिक्यूल्स है, उसको पकड़ के रखेंगे। जबकि ये वाले जो पार्टिकल्स हैं, ये वाले पार्टिकल्स जो सरफेस के ऊपर हैं वो सिर्फ नीचे से खींचे जाते हैं, उनको सिर्फ नीचे की तरफ से एक पुल लगता है, नीचे की ओर एक सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। मगर ये ऊपर तक क्यों आ गए, ये ऊपर तक पहुंच क्यों गए? ये ऊपर तक इसलिए पहुंच गए क्योंकि उनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से क्या है, ज्यादा है। The kinetic energy of these particles would be higher than their average kinetic energy. Average kinetic energy जितना होता तो कहीं ना कहीं वो सॉल्यूशन के अंदर ही घूमता रहता। अगर उससे कम होता तो वो क्या करता, वो नीचे की ओर रहता। मगर ये कैसे है, एकदम ऊपर की ओर है, यहाँ पे सरफेस के पास। तो इनका काइनेटिक एनर्जी जो है वो अबव द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्योर ए होगा, अदर मॉलिक्यूल्स होगा, अदर पार्टिकल्स होगा। तो इनके काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, they have tendency to escape, they'll escape, वो उड़ जाएंगे ऊपर, right? So the phenomena in which the particles get raised or escape from the surface is known as vaporization. The phenomena is vaporization. What is vaporization? The particles which goes into vapor phase or goes into atmosphere from the surface is known as vaporization, and this is due to their kinetic energy. अगर kinetic energy ज्यादा होगी तो surface के ऊपर से जाएगा, इसलिए vaporization को surface phenomena बोला जाता है। It's a surface phenomena, जो surface पे होता है। पानी के अंदर जो या फिर प्योर ए के अंदर वाले पार्टिकल्स इवेपोरेट नहीं होते, बाहर वाले पार्टिकल्स जो इवेपोरेट होना शुरू होते हैं, तो इसको बोला जाएगा इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन को डिफाइन कर रहा हूं, फटाफट वो लिख लो। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है या फिर इवेपोरेशन डिफाइन कैसे कर सकते हैं, मैं स्टेटमेंट ही लिखवा देता हूं आपको इवेपोरेशन का। अ स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन, a spontaneous conversion of the liquid particle or molecule, liquid particle or molecule into vapor molecule is known as evaporation. Is known as evaporation. ठीक है। Now, factors affecting
evaporation. Factors affecting evaporation. First factor है nature of substance. नेचर ऑफ सब्सटेंस जो है वो सबसे पहला इसका फैक्टर है कि अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर, रेट ऑफ इवोपरेशन, इसको हम सिंबलाइज करेंगे RE से, रेट ऑफ इवोपरेशन would be less. ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सीधी सी बात है, अगर आपके पास पानी है, वाटर H2, और आपके पास हनी है, तो वाटर और हनी इन दोनों में से कौन जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा? वाटर. अच्छा, अगर पेट्रोल, पानी और हनी है, पेट्रोल, वाटर एंड हनी है, तो उसमें डेफिनेटली पेट्रोल इवेपोरेट जल्दी से हो जाएगा, बाद में पानी, और हनी तो होगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. नंबर 2, सरफेस एरिया. सरफेस एरिया, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है, और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. क्यों? जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ही इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक बीकर में या फिर एक ग्लास में पानी डाल के रखूं और उसी पानी को मैं 10 मिनट तक वही रखा है मैंने, और उतना ही पानी हमने फ्लोर पे डाल दिया, उतना ही पानी मैंने क्या किया? फ्लोर पे डाल दिया, तो क्या हो जाएगा? ये पानी इवेपोरेट होके पूरा बीकर खाली करने में जितना टाइम लगेगा, उससे पहले वो पानी जो है हमने सरफेस पे जो डाल दिया था, फ्लोर पे, उससे पहले उड़ गया. उतना ही पानी था फिर भी. क्यों? सरफेस एरिया बढ़ गया ना. सरफेस एरिया बढ़ गया मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है सरफेस पे ज्यादा आ गए, मोर नंबर ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल सरफेस पे है, सो दे हैव टेंडेंसी टू एस्केप मोर. तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा. ठीक है. एंड थर्ड फैक्टर जो है वो हम दे सकते हैं पासिंग ऑफ ड्राई एयर. अगर आप ड्राई एयर भी पास करते हो तो भी चेंज होता है. पासिंग ऑफ ड्राई एयर, ड्राई एयर का मतलब है कि जिसके अंदर ह्यूमिडिटी ना हो, जो ह्यूमिड ना हो, उसको बोलेंगे हम ड्राई एयर. आप एक ले सकते हो कि मान लो मेरे पास है हीलियम गैस. चलो, हीलियम गैस है, हीलियम गैस को मैंने ड्राई कर दिया. ड्राई मतलब उसको एकदम से इंक्यूबेट करके, उसको एकदम से हीट करके ड्राई कर दिया. तो जितना मैं ड्राई कर दूंगा और इसमें से जितना भी वाटर वेपर्स है वो सारा उड़ा दूंगा हीलियम के साथ पार्टिकल्स के फॉर्म में, या फिर वान डर वाल्स फोर्स से वाटर पार्टिकल जुड़ सकते हैं. तो हमने ड्राई बना दिया पूरा, और हीलियम गैस को मैं पास करूंगा अगर इसी वेसल के थ्रू, इसको मैंने पैक कर दिया और इसके थ्रू मैं पास करूंगा, तो क्या हो जाएगा? वो इस वाले जो वेपर्स है, वेपर्स को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा. जितनी ज्यादा वेपर्स एब्जॉर्ब हो जाएगी उतना ही पार्टिकल जो है क्या करेगा, या फिर वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा? और ज्यादा इवेपोरेट करने की कोशिश करेगा. ठीक है ना? तो मैं ऐसा कर सकता हूं, passing of dry air increases the evaporation rate. evaporation rate जो है वो बढ़ा सकता है. So affects the evaporation. और लास्ट फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर लिख देता हूं मैं, फोर्थ फैक्टर, ये है टेम्परेचर. टेम्परेचर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेट ऑफ इवेपोरेशन के लिए. आप समझ ही सकते हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा.
डेफिनेटली विंटर के कंपैरिजन में समर में ज्यादा इवेपोरेशन होता है, और इसी वजह से तो पूरे ओशन में से जो है वो पानी इवेपोरेट होके ऊपर क्लाउड्स बनते हैं और बारिश होती है ना. So these are the main 4 factors which affects the rate of evaporation. Evaporation समझ में आ जाए तो उसके बाद आराम से escape हो सकते हैं. और 4 फैक्टर हैं, नेचर ऑफ सब्सटेंस, सरफेस एरिया, पासिंग ऑफ ड्राई एयर. ये मैं एडिशनली आपको बता रहा हूँ, एंड टेम्परेचर. ये पासिंग ऑफ ड्राई एयर एक बार एडवांस में पूछा जा चुका है, एडवांस के एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है. रिएक्शन फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड होगी ड्राई एयर पास करने पे और मॉइस्ट एयर पास करने पे. ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर. इज इट ओके? तो आज मैंने आपको एक बहुत ही काम की चीज बताई, वो है इवेपोरेशन. इस इवेपोरेशन के बेस पे ही नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर. इज इट ओके? आज यहाँ तक रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ऑल द बेस्ट. क्वेश्चंस मैं आपको पोस्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करो, मुझे आंसर भेजो. आज जो मैंने क्वेश्चन पूछे उसका भी मुझे आंसर दो. बाय बाय बेटा.